रूप से मेरे गुरुजन रहे हैं, जिसमें से पृथ्वी शर्मा, बाबीदा और आप, ये तो मेरे मतलब लिटरली मुझे सिखाया है जब मैंने थिएटर शुरू किया है। और डॉली में जब मैं थिएटर शुरू कर रहा था, यहाँ पे श्री राम सेंटर में बतौर स्टूडेंट में पढ़ रहा था, उस दौरान मैंने आपके कामों को देखा है रंगमंडल में होते हुए और उनसे सीखा है। तो बतौर डिज़ाइनर मैं जो भी आपके साथ अभी जो बोलूँगा उसमें जो सही होगा वो इन सब का होगा और जो गलत होगा वो भी मेरा होगा। शुरुआत चूँकि मैं गाने में मेरा इंटरेस्ट था, मैं गाना गाता था, तो मेरे घर वाले जो थे वो उन्होंने कहा कि ठीक है सीख लो कहीं से गाना। तो मेरे कजन ब्रदर जो बड़े थे वो दिल्ली में रहते थे और मैं बिहार में। तो उस समय दिल्ली में 96-97 की बात है, तो पहली बार ये कंप्यूटर ट्रेनिंग की कोर्सेस NIIT ऐसा कुछ पहली बार आया था। मेरे बड़े भाई उस NIIT से पहले बैच के पास आउट थे उस कंप्यूटर कोर्स से। तो उनको लगा कि ये बच्चा मेरे साथ जाएगा तो कंप्यूटर सिखाऊंगा इसको और हम लोग अपना बिजनेस करेंगे कंप्यूटर का। और घर वालों ने भेजा कि तुम साथ में दिल्ली चले जाओ, अपना म्यूजिक की भी ट्रेनिंग कर लेना। तो वाले में मैंने मॉर्निंग क्लास में म्यूजिक सीखना शुरू किया। और कंप्यूटर सीखने से पहले भाई ने कहा कि तुम टाइपिंग करना सीख लो, वो मैनुअल जो टाइपिंग होती थी। अब सुबह में म्यूजिक सीखता था और शाम को टाइपिंग सीखने जाता था। तो टाइपिंग में वो जो आप बटन दबाते हैं तो उसमें साउंड टक 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 साउंड आता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और सच में मैं उससे वो टाइपिंग पे मैं म्यूजिक बजाता था। हाँ, टक 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 टक। और ये करते करते मैं विद इन अ मंथ मैं इंस्टीट्यूट में सबसे फास्ट टाइपिंग करने वाला बंदा बन गया था। क्योंकि मैं वर्ड्स पर ध्यान नहीं देता था, मैं साउंड्स पर ध्यान देता था कि कैसे उसमें नोटेशंस बन रहे हैं साउंड्स के। और वहीं से वो हुआ। खैर धीरे धीरे वो टाइपिंग तो रह गया, कंप्यूटर ट्रेनिंग भी रह गया, मैं म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। चूँकि यहाँ पर आना होता था तो ये रेलवे ट्रैक पार करके मंडी हाउस आ जाता था और यहाँ नाटक देखना शुरू करता था। और नाटक देखते देखते एक ग्रुप था, माध्यम ग्रुप, उससे जुड़ा। और वहाँ पर खामोश अदालत जारी है नाटक हो रहा था, तो उसमें सारी कास्टिंग हो चुकी थी, तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं था। तो बैक स्टेज में मैं रिहर्सल में जाता था तो बैठा रहता था, तो बैकग्राउंड में कुछ खलता था मुझे साउंड, कुछ म्यूजिक नहीं है नाटक में। तो उन्होंने कहा कि तुम म्यूजिक सीखते हो तो कुछ कर दो यहाँ पे। अब उस समय 98 की बात है, 98 में ना हमारे पास कोई मोबाइल एक्सेस था, ना कंप्यूटर एक्सेस था, ना आपके पास इतने पैसे होते थे कि आप रिकॉर्डिंग कर पाएँ। तो मेरे पास एक पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर होता था, वो मैं हमेशा उससे म्यूजिक सुनता रहता था, गाने कैसेट लगा करके। मुझे याद है मैं उस लेकर के ये तिलक ब्रिज स्टेशन पे मैं घंटों बैठा रहता था कि 2 ट्रेन कब क्रॉस करे और 2 ट्रेन की सीटी एक साथ, उसका साउंड ट्रेन का। अब वो होता क्या था कि तिलक ब्रिज पे जब आते आते कोई ट्रेन एक ट्रेन आती तो कोई सीटी बजाती थी, कोई नहीं बजाती थी। ये बड़ा गड़बड़ था। कोई दूसरे गांव में हो तो सीटी बज जाती थी। मैं कम से कम 10-12 दिन कई घंटों बैठ करके वहां पर इस साउंड का इंतजार में गुजारे कि वो साउंड रिकॉर्ड हो जाए। तो एक वो साउंड वहां से कलेक्ट किया। फिर बजाज सर को पता है कि खामोश अदालत जारी में एक साउंड है बच्चों के घंटी वो स्कूल की घंटी की छुट्टी होने की। अब वो साउंड मैं कहाँ से लाऊं, मुझे पास तो कोई रिसोर्स नहीं है, ना ही कोई रिकॉर्ड है, कोई कैसेट है। तो मैं एक स्कूल में गया और मैं एज ए ड्रामा टीचर बन करके गया वहाँ पे कि मैं आया हूँ, बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी कराऊंगा और आप उसके करके वैसे करेंगे। उन्होंने अलाउ कर दिया। वहाँ लक्ष्मी नगर में स्कूल था और मैंने उसी खेल में घंटी बजवा दी। लिटरली मैंने घंटी बजवा दी और मैं रिकॉर्ड कर दिया घंटी को, और सारे स्कूल के बच्चे बाहर। और प्रिंसिपल दौड़े हुए आते हैं कि तुमने क्या करते। मैंने कहा मैं तो एक्टिविटी करवा रहा हूँ, मुझे क्या पता। मैंने अपना रिकॉर्ड किया, साउंड किया, और फिर उसमें कुछ मेमोरी है, बच्चों की मेमोरी। उसको सपने आते हैं रात को, वो सुनती है बच्चों की साउंड कैसे आते हैं। तो अब वो मैं कहाँ से लाऊं। तो वो मंगल बाजार लगता है, लक्ष्मी नगर का बहुत फेमस मंगल बाजार लगता है। तो वहाँ से मैं 1-2 रुपयों में
वो जो पें को बच्चों के खिलौनों की जो होती थी उसको कलेक्ट करके ला करके नाटक में एक साथ 2 लोगों को बैठा करके, इस तरीके से एक मेरी जर्नी शुरू हुई। एक एज अ साउंड डिजाइनर पहला नाटक में मेरा खामोश अदालत जारी है, और धीरे धीरे वहाँ से लगा, और फिर श्री राम सेंटर में एडमिशन होता है। वहाँ उस समय 2 साल का कोर्स होता था, और वहाँ पर पढ़ाने आते हैं कृति शर्मा जी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हम लोगों को, और हमें एक टास्क देती हैं कि आप अंधा युग के नाटक से किसी भी एक कैरेक्टर का आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करके आइए और इनेक्ट कीजिए, और आपने ये कॉस्ट्यूम क्यों बनाया, किस लिए बनाया, उसको आप व्याख्यायित कीजिए। तो मैं अंधा युग नाटक पढ़ा तो मुझे उसमें वृद्ध याचक का जो कैरेक्टर था वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगा क्योंकि उसकी 3-4 एंट्री थी, बाकी कैरेक्टर थ्रू आउट द प्ले थे, तो इतना कौन पढ़े, इतना समय नहीं था। तो मैंने उस कैरेक्टर को पिकअप किया, और मुझे याद है आज भी कि मैंने उसके लिए एक बहुत बड़ा, आपको भी याद होगा कि मैं एक बहुत बड़ा गोला सा ऐसे घाघरा टाइप में लंबा कॉस्ट्यूम, मैरूनिश ऑरेंज कलर का कॉस्ट्यूम, उसको चोगे टाइप में, कि वो चला जा रहा है, उसका मतलब उसका कपड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है, उस तरह का डिजाइन किया था। तो ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं वो मुझे पुश कर रहा था कि आप किस तरह से सोच रहे हैं बतौर कलाकार, सिर्फ अभिनेता के तौर पे ही नहीं, बाकी चीजों का। मेरा 1% बॉस मुझे नहीं मालूम, मैंने कुछ करना है पागल, जो हम खटिया में जब ये जाली होता है वहाँ से खटिया उसको ही वो प्ले में इन्होंने कहा कि कोई एक पागल आदमी है जो बीच में प्ले में आ जाता है कहीं भी, उसका कोई टेक्स्ट नहीं है, कुछ नहीं, और वो आ करके सबको गरियाता है, सबको जो बंगाल अकाल की स्थिति है उसके बारे में, तो उसको पागल भी है और उसको राजा, अपने आप को राजा भी मानना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ऐसे ही घूम रहा था, एक दिन तो एक जगह मुझे एक टूटी हुई खाट दिखी, और उस खाट में बांस की जो रस्सियाँ होती हैं उसकी वो पूरी बांस की वो पड़ी हुई थी, तो मैंने उससे निकाला उसको, और उसके चारों तरफ वो जो मोटी धार होती है ना, मोटी धार चारों तरफ होती है, उसको निकाला और बीच में ऐसे सर लगाने के लिए एक जगह बना लिया, और उसको पहना, और ये इस तरीके से पूरा वो जो बैटल बनता था, वो लगता था कि राजा, पुराने जमाने का आदिवासी का भी कोई राजा है, और वो ड्रेस पहन करके मैं जब आया तो उस तरीके से वो जर्नी शुरू हुई। तो एक कहीं ना कहीं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप अभिनय हो करते करते भी अभिनय के साथ साथ किस तरीके से डिजाइन आपके साथ जुड़ी रहती है। फिर एक प्ले मुझे मिला, रिकास्टिंग हुई उसकी लड़ी नजरिया, चित्ररंजन त्रिपाठी जी की, उसी एसकेपी रविमंडल में, उसमें मुझे एक पत्रकार की भूमिका मिली। अब उसमें 6-7 पत्रकार आते थे एक साथ, सब 6-7 लोग डायलॉग बोलते थे, ये करते थे, तो मैं थोड़ा सा खटक कर कहीं ना कहीं कुछ परेशान रहता था कि क्या इसमें क्या करूँ या इसमें क्या करूँ, कुछ अलग करना चाहिए। तो मैंने बताया रात भर, मतलब अपने किसी को नहीं बताया, किसी को भी कुछ नहीं बताया, मैं रात भर जग करके अपने घर पे जहाँ रहता था, मैं वहाँ पे पूरे न्यूज़पेपर से एक पूरा पैंट सिला, एक पूरा शर्ट बनाया, एक पूरी टोपी बनाई, और टोपी के आगे यहाँ पूरा पंजाब केसरी वाला लोगो लगा कर के, तो पंजाब केसरी अखबार का, सॉरी मैं शेयर कर रहा हूँ, पंजाब केसरी अखबार एक अलग तरीके से न्यूज़ का एक अलग कल्ट है वो, तो उस तरीके से वो लेकर के, और उसको लेकर के जब मैं आया तो डायरेक्टर ने भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया, और वो एक सीन अलग ही लेवल पे वो जाता था। उस पूरे सीन में मैं न्यूज़पेपर का पैंट और वो पूरा प्रिंटेड पहन करके आता था। तो ये कहने का मतलब है कि ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये इंटरेस्ट पैदा होने लगा कि नाटक को मैं पूरे तरीके से देखूं, बतौर से मैं अभिनेता हूँ, लेकिन अभिनेता के तौर पे नहीं, उसके हर डिज़ाइन पक्ष को भी मैं सोचता था। लेकिन जितनी स्वच्छंदता और जितना फ्रीडम हमारे अपने ट्रेनिंग में है, जितना व्यापकता और आर्टिस्टिक सोच को जो विस्तार देने का जितना अप्रोच हमारी ट्रेनिंग में है, वो बाहर की ट्रेनिंग में नहीं है। उसका कारण ये है कि वो इतना, उन्होंने कोर्स को इतना मॉड्यूल बना दिया हुआ है,
और इतने फिक्स कर दिया हुआ है कि वो स्टूडेंट का सोचने का तरीका भी उसी लाइन पे हो जाता है कि आप उससे बियॉन्ड जा करके सोचे। ये बहुत कम लोगों में होता है। तो ऐसी कई घटनाएं वहाँ हुई वहाँ पे, जहाँ पर हम इंडियन जुगाड़ जो कहते हैं वो मेरा बहुत काम आया। और मैं पूरे सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में ही नहीं, मैं पूरे इंस्टीट्यूट में इस बात के लिए फेमस हो गया था। एक घटना मैं बस शेयर करूंगा कि एक नाटक डिजाइन हो रहा था जिसमें इफेक्ट देना था वेल्डिंग मशीन का, कि वेल्डिंग मशीन उसमें से स्प्रिंकल्स निकल रहे हैं पूरे, और वो आता है मंच पे और उस विंग तक वो वेल्डिंग करता हुआ चला जाता है। अब इस पर पूरी मीटिंग बैठी हुई है, प्रोडक्शन मीटिंग बैठी हुई है, वहाँ पे बजट डिस्कस किया जा रहा है कि एक वेल्डिंग मशीन इतने में किराए पर आएगी, एक दिन का इतना किराया होगा, रिहर्सल में इतने दिन का होगा, तो इतना कॉस्ट चला जाएगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। बैठे बैठे फिर मैंने लास्ट में मैंने कहा कि एक सजेशन मैं दूँ, तो मैं यहाँ पे वो जो फुलझड़ी हमारी जलाते हैं, मैंने कहा कि हम एक लड़ी होती है फुलझड़ी दिवाली वाली, वो लेते हैं और जो वेल्डिंग मशीन है उसको हम लकड़ी कारपेंट्री डिपार्टमेंट में बना लेंगे और वहाँ से उसको करेंगे, और वो इस छेद से निकलेगा उस छोर में जाएगा, वहाँ पे बाल्टी में बालू रखा रहेगा और ले जाकर के उसमें डाल देगा, बंद, कोई फायर सेफ्टी का कोई दिक्कत नहीं, कोई ये नहीं। And that's वो एक क्लिक किया और मात्र उस समय 5 पाउंड में वो काम हो गया, जो उस समय वो लोग 125 पाउंड का कैलकुलेट कर रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट हुए। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं खुलेआम बोलता हूँ। डिजाइनिंग करना ये हर किसी के बस की बात नहीं। आप अभिनय कर लेंगे, इवन आप निर्देशन भी कर लेंगे, लेकिन डिजाइनिंग कर पाएंगे, अच्छा डिजाइनिंग, ये हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उसके लिए उतनी सेंसिबिलिटी आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। जब तक वो सेंसिबिलिटी आपके अंदर नहीं है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आप करते हैं, आप कॉपी पेस्ट करेंगे, इधर का देखा, उधर का देखा, उधर का देखा, उसको मिला जुला करके कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। लेकिन कुछ अच्छा अपनी ओरिजिनलिटी के साथ अगर कुछ डिजाइनिंग में काम करना चाहते हैं तो आपके अंदर वो सेंसिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और वो सेंसिबिलिटी कई बार आपको बहुत तकलीफ देती है, वो बहुत आपको रुलाती है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप एज ए डिज़ाइनर ये सेंसिबिलिटी आपके अंदर नहीं है, अगर आप अकेले में बैठ करके आपको रोने की आदत नहीं है, आपके अंदर उस अकेले में बैठ करके उसको महसूस करने की आदत नहीं है, यू कैन नॉट बी अ डिज़ाइनर। को अलग अलग डायरेक्टरों के साथ बात करते हुए, और वो एक जो संबंध होता था वो बहुत, मैं फ्रेंकली बोलूँगा, बहुत हेल्दी नहीं देखा है मैंने इंडियन खासकर हिंदी रंगमंच में मैंने जो जहाँ काम किया है, वो डिजाइनर और डायरेक्टर का संबंध बहुत ही कम है जो मैंने हेल्दी देखा है। तो मुझे लगता था, उसका कारण मुझे बाद में समझ में आया कि दोनों क्रिएटिव आदमी है ना, और डायरेक्ट डिजाइनर अपने पर्सपेक्टिव से पूरे प्ले को देख रहा है, डायरेक्टर अपने पर्सपेक्टिव से, तो टकराहट तो होनी है। वो टकराहट और लाजमी भी है। वो टकराहट जब जा करके एक पॉइंट पे मिल जाती है, वहां कुछ नया बन जाता है। इस टकराहट में मैंने कई बार आपको रिहर्सल छोड़ करके भागते देखा है, आपको भी देखा है रिहर्सल छोड़ने में भागते हुए। लेकिन वो हाँ ना, इसीलिए उस अकुलाहट की बौखलाहट कभी नहीं हुआ डिजाइन को छोटे बच्चे सबको मालूम है, बाकी और डिजाइन को लेकर। सर अभिमंच में एक प्ले हो रहा था, दिनेश खन्ना उसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और आपको दिनेश खन्ना आकर, आप लाइट ऑपरेट कर रहे थे, दिनेश खन्ना आकर के आपको बार बार ये वाली लाइट जला दे, तू ये वाली लाइट उठा दे। आपने चलते शो में पूरी लाइट जला के ले, पूरी लाइट जल, मैं जा रहा हूँ, आप अभिमंच के सामने खामोश अदालत जारी है। नहीं, ये उदाहरण मैं नेगेटिव सेंस में नहीं दे रहा हूँ सर, ये अंतर संबंध जो होते हैं, डिजाइनर मूड्स की बात कर रहा है, we go through that, हम जाते हैं। एक साउंड है, साहब का जो है हाथ जो है
क्या सही वक्त पर आप फिल आउट करो। मैं ये चलो मेरी बोलो था उससे फिल आउट कर दो। मैंने यूँ किया, एक दिन आए बाद मैंने किया वो उससे सारे फेडर दूसरे पैर पे उठा कर रखे। कैसे ये 8 फेल नहीं हो गए तो मैंने 23 ऐसे फिर जब ये सबको मालूम है ये हर वक्त ये नहीं सर। और अच्छा फिर मैं जो मैंने चुलबुलापन से ज्यादा मैं जैसे मैंने बात की थी, ये क्रिएटिव अनस्पोकन वर्ड्स बहुत जरूरी है हमारी क्रिएटिविटी। दूसरा मैंने जो महसूस किया, ये हमारे रिपोर्टर कंपनी में रमेश राधेश्याम कभी नहीं करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं आता उसको, कुछ भी नहीं आता। मैंने बोला था देवर में नहीं करो। राधे नहीं है यहाँ पे, रमेश नहीं है, खुश रहो। चलिए सर, दूसरा जो मैंने महसूस किया कि हमने अपने रंगमंच में डिजाइनर की अहमियत को उतना जितना स्पेस देना चाहिए वो स्पेस हमने नहीं दिया। वो जो भी कारण रहे, ये मैं बता दूं कि डिजाइन जो होता है किसी भी नाटक, जो मेरे लिए है, अगर नाटक में 8 कैरेक्टर हैं तो डिजाइन 9वां कैरेक्टर है। वो चरित्र है नाटक का, वो सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। जब जहां सारे शब्द फीके पड़ जाते हैं, जहां सारे चीजें शांत हो जाती है कि इसके बाद कहें क्या, उसके बाद डिजाइन ही कहता है। उसके बाद की बात को है, उसके बाद की संवेदना को डिजाइन ही व्यक्त करता है, चाहे वो लाइट के माध्यम से हो, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम के माध्यम से हो, या साकेत समायोजन से हो। एक लाइन जोड़ूंगा, इसको मैं टर्म दिया हूँ विजुअल डायलॉग्स। एक डायलॉग एक्टर्स बोलता है, दूसरा डायलॉग्स विजुअल्स बोलते हैं। दर्शक 2 डायलॉग सुनता है, एक कान से सुनता है, एक आंख से सुनता है, देखता नहीं सुनता। दूसरा है डिस्कोर्स हमेशा चलता रहता है कि ये बहुत डिजाइन लगा दिया नाटक में, बहुत ये कर दिया वो कर दिया। ये मैं बहुत सुना हूँ और देखा हूँ। मैं ओपनली बोलता हूँ, या तो बतौर निर्देशक या बतौर अभिनेता आपको वो डिजाइन रिसीव करना नहीं आता है, या आप उस डिजाइन जो डिजाइनर है उसको आप ठीक से बैलेंस करके, या तो आपने डेकोरेशन किया है। अगर आप डेकोरेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है डिजाइन दिखेगा। अगर वो चरित्र के रूप में है, अगर वो समायोजन के रूप में है, वो डिजाइन पूरे नाटक में बैलेंसिंग के रूप में आएगा। और अगर सेंसिटिव डायरेक्टर है, सेंसिटिव एक्टर है, उस डिजाइन को वो एक्सप्लोर करते हैं और उस डिजाइन को मीनिंग देते हैं। आपने कमाल की बातें कही। फर्क कितना है, मैंने भी पहले सालों में एक दो बातें कही, उसको बहुत बुरा नहीं समझा है। हर चीज समझ में है तो फिर आप उस पर दिमाग लगाइए। जो लोग बातें करेंगे टीचर को देखना, अगर ये कर सकते अपन तो चलिए ये नहीं चलेगा। ये भी एक कला है, साधना है, ये दूसरा है। हम भी कुछ कम नहीं है। जितने डिजाइनर है, मैं अपने आप को हर की बात करता हूँ, ये इतने इगोइस्ट है, इतने इगोइस्ट है। अपने चारों तरफ जो देखने की क्षमता है, चाहे हर चीज़ के लेवल पे, आप बस ये मत सोचिए कि मैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनना है तो मुझे कॉस्ट्यूम में ही ध्यान देना है, या लाइट डिजाइनर बनना है तो सिर्फ लाइट को ही देखो। नहीं, वो तो आप बनेंगे, वो आपका स्पेशलाइजेशन है, वो आप उसमें स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर सकते हैं। लेकिन उस सब्जेक्ट को में स्पेशलाइजेशन करने के लिए आपको बाकी सारी चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर म्यूजिक का भी सेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको ताल रिदम का लय होगा। आपको कलर सेंस होना के बहुत ज़रूरी है। तो ये और मानवीय व्यवहार की और समझ होनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके मानवीय व्यवहार, उनके मूड की समझ नहीं है, आप डिज़ाइन में उस चीज़ को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, चाहे सेट डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे लाइट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए सब चीज़ों को, अपने 5 इंद्रियों को खुला रखिए। बतौर डिज़ाइनर आप उस सेंसिटिविटी को भी लेते रहिए। इससे आप अच्छे अभिनेता भी बनेंगे, अच्छे अभिकल्पक भी बनेंगे और निर्देशक भी बनेंगे। मैं बस इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि